हाँ, तो जैसा कि आईपीएससी नामकरण में आपको बताया गया है, एक शब्द एक लाइन बताया गया था, श्री राम कुमार गुप्ता, श्री राम कुमार गुप्ता। इसमें जो है आपको बताया गया था, श्री को जो है पूर्व लग्न कहा जाता है, पूर्व लग्न। राम को जो है जनक कहा जाता है, इसके बाद कुमार को जो है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। वह गुप्ता को जो है बताया गया था कि यह द्वितीयक अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न। इसे बताया गया जैसे कोई भी आईपीएससी रहेगा, जैसे CS3, CS2, CH, OH, CS3, इसमें सबसे पहले अगर ढूंढेंगे पूर्व लग्न, आईपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, इसमें जो जनक होगा उसको लिखेंगे। इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न जो इसमें होगा उसको लिखेंगे। इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न को लिखा जाएगा। यही क्रम होता है, जिसमें सबसे पहले जो है एक एक के बारे में जो है विस्तार से आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले आपको पूर्व लग्न के बारे में बताए जाएंगे, जनक के बारे में बताए जाएंगे, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न के बारे में, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न के बारे में आपको इसी क्रम में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको जनक के बारे में बताते हैं, इसके बाद जो है प्राथमिक अनुलग्न, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, इसके बाद तो पढ़ेंगे हम लोग पूर्व लग्न लास्ट में। तो जो है इसमें हम लोग सीखेंगे जनक, जनक के बारे में। जनक क्या है, किसके आधार पर लिखा जाता है? तो जो है कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या के आधार पर जो है, ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या के आधार पर, आधार पर जो है जनक का नाम लिखा जाता है, जनक का नाम लिखा जाता है। कार्बन की संख्या के आधार पर जनक का नाम लिखा जाता है। जैसे यहां पे हम कर देते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, और यहां पर हम कर देते हैं जनक, जनक या जनक का नाम। तो कार्बन की संख्या यदि 1 होगा तो जनक का नाम मेथ लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तो जनक का नाम एथ, 3 होगा तो जनक का नाम प्रो, 4 होगा तो जनक का नाम जो है ब्यूट, 5 होगा तो जनक का नाम पेंट, 6 होगा तो जनक का नाम हेक्स, 7 होगा तो जनक का नाम जो है हेप्ट, 8 होगा तो जनक का नाम आक्ट, और 9 होगा कार्बन की संख्या तो जनक का नाम नोन, और 10 होगा तो जो है डेक लिखा जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। आईपीएससी नामकरण करते समय इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए योग। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाता है, एक एग्जाम्पल आपको समझाया जाता है, समझिए। जैसे मान लीजिए CS3, CH, OH, इसके बाद CS3, इसी का जैसे आईपीएससी नाम लिखना। सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें पूर्व लग्न,
तो मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पूर्व लग्न नहीं बताया गया तो उससे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि जो है इसमें मैं बोल रहा हूँ कि पूर्व लग्न नहीं है। जब पूर्व लग्न नहीं होगा तो अगले नंबर पर ढूंढेंगे आप जनक को। तो किसी भी कारण क्या होगी कि जो है जनक का नाम कंफर्म होता है कि होता, बिना जनक का जो है कार्बन क्या होगी जो है नहीं बनता। जैसे इसमें जो है कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन के लिए जो है 3 कार्बन के लिए जनक का नाम क्या लिखते हैं? प्रो। इस आधार पर जो है आपको ये चीज आपको आईपीएससी किसी भी कार्बन क्या होगी आईपीएससी नाम लिखने के लिए ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि किस कार्बन के लिए जनक का क्या नाम लिखते हैं। तो आपको जो है जनक के बारे में समझा दिया गया। अब आपको बताया जा रहा है प्राथमिक अनुलग्न। तो ध्यान से आप देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न जो है कैसे लिखा जाता है। प्राथमिक अनुलग्न जो है किस प्रकार से जो है लिखा जाता है, इस बात को समझेंगे। तो प्राथमिक अनुलग्न जो है बंध के आधार पर लिखा जाता है। अब हम बात कर जनक की बात हो गई हमारी, अब हम बात करेंगे प्राथमिक अनुलग्न की। जो है प्राथमिक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न की बात हम लोग करेंगे। तो प्राथमिक अनुलग्न किसके आधार पर लिखा जाता है? तो प्राथमिक अनुलग्न जो है जनक के आधार पर लिखा जाता है। सॉरी, प्राथमिक अनुलग्न जो है बंध के आधार पर लिखा जाता है। यहां पर लिख दिया जाएगा प्राथमिक अनुलग्न कार्बन के बीच जो है बंध के आधार पर लगाया जाता है। बंध के आधार पर लगाया जाता है। जैसे इसको समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिख देता हूं बंध और यहां पे लिख देता हूं प्राथमिक अनुलग्न। तो समझेंगे यदि कार्बन के बीच एकल बंध है तो प्राथमिक अनुलग्न का नाम एन लिखेंगे। कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो जो है इसमें जो है इन लिखा जाएगा। अगर डबल बॉन्ड दो जगह है, मान लीजिए डबल बॉन्ड जो है यदि दो जगह है, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, 2 इसलिए कर देता हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि कार्बन डबल बॉन्ड जो दो जगह तो दो के लिए डाई लिखते हैं और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। ये दोनों मिलकर जो हो जाता है डाई। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 कार्बन के लिए जो है ट्राई लिखा जाता है। सॉरी, अगर डबल बॉन्ड जो है आपका 3 जगह हो, उसके लिए समझ लेते हैं हम लोग हैं। डबल बॉन्ड यदि 3 जगह हो तो 3 को के लिए ट्राई लिखा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का ट्राई। समझिए। और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आइन लिखा जाता है। आइन। अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है, ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 जगह, यहाँ पे 2 कर देता हूं, तो 2 के लिए डाई लिखा जाता है और डबल बॉन्ड के लिए जो है आइन लिखते हैं। आइन, ये आपका हो जाता है डाई आइन। ये जो है आपकी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आईपीएससी लिखने के लिए ये चीज आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के लिए जो है इन, डबल बॉन्ड 2 जगह रहेगा तो डाइन, 3 जगह रहेगा तो ट्राइन। इसके बाद ट्रिपल कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड यदि 2 जगह है तो इसके लिए लिखा जाएगा डाई आइन। ये जो है आपका प्राथमिक अनुलग्न है। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। तो द्वितीयक अनुलग्न जो है किस आधार पर लिखा जाता है, इसको समझेंगे हम लोग। द्वितीयक अनुलग्न जो है किस आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि अगर सबके बारे में जानकारी हो जाएगा इसके बाद आपको आईपीएससी लिखना बहुत आसानी से आएगा।
क्योंकि ये जरूरी है आपका कैसे लिखने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है द्वितीयक अनुलग्न के बारे में कि द्वितीयक अनुलग्न क्या है। तो द्वितीयक अनुलग्न के बारे में जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है जैसे उसमें द्वितीयक अनुलग्न हो भी सकता है और द्वितीयक अनुलग्न नहीं भी हो सकता है। इस बात को समझेंगे। जैसे जो है कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो इसमें जरूरी नहीं है कि उसमें द्वितीयक अनुलग्न रहे, ये भी हो सकता है कि द्वितीयक अनुलग्न एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। द्वितीयक अनुलग्न अब द्वितीयक अनुलग्न क्या है गौर करेंगे। देखिए क्रियात्मक समूह के आधार पर जो है द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह के आधार पर द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है। द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है। अनुलग्न लिखा जाता है, ध्यान रखें। मतलब क्रियात्मक समूह के आधार पर द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है। अब जानेंगे क्रियात्मक समूह है कौन कौन सा। एक तरफ लिख देंगे हम लोग क्रियात्मक समूह, एक तरफ लिखेंगे क्रियात्मक समूह, इसके बाद लिखेंगे उसका प्रतीक, इसके बाद यहां पे लिख देंगे उसकी संरचना, इसके बाद यहां पे लिख देंगे द्वितीयक अनुलग्न। इसके बाद लिख देंगे यहां पर जो है द्वितीयक अनुलग्न। चलिए अब बात करते हैं। देखिए अगर कहीं पर एल्कोहलिक समूह है, एल्कोहलिक समूह का प्रतीक होता है -OH। ये एल्कोहलिक समूह होता है। कहीं भी OH रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर द्वितीयक अनुलग्न आ गया। ये हाइफन होता है। हाइफन का मतलब ये होता है कि ये जो है हाइफन मतलब एक प्रकार का बॉन्ड होता है, बॉन्ड ही होता है, ये सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है जैसे CH3 CH2 CH OH। मतलब ये OH जो है लास्ट में लगा रहेगा, या अगर लास्ट में नहीं लगा है तो जो है आपका बीच में लग जाएगा, जैसे कहीं भी लग सकता है, लेकिन एक तरफ लगेगा। जैसे OH ऐसे एक तरफ लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइफन एक तरफ। अब ऐसा नहीं कहीं होगा कि जैसे यहाँ पे OH है, इधर आपका CH2 या CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 CH3, ऐसे कहीं आप नहीं देखने वाले इसको, क्योंकि दोनों तरफ हाइफन होता ना, ऐसे ऐसे ये दोनों तरफ जुड़ता। लेकिन इसमें एक तरफ है, एक साइड में जुड़ा रहेगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं एक साइड जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका मतलब इसका जो है संरचना सूत्र क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसका संरचना सूत्र है। इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या लिखा आता है, तो आल। मेन चीज आपको ये याद करना है। जैसे कहीं भी OH लगा रहेगा, मैं पूछूंगा कि द्वितीयक अनुलग्न इसमें आया है, तो आप कहेंगे हाँ आया है OH, क्योंकि OH हम लोग जानते हैं द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न में जो है, अब मैं पूछूंगा अगला क्वेश्चन आपसे यही करूंगा, इस OH के लिए द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या लिखते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर जी इसके लिए आल लिखा जाता है। तो ये आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। एल्कोहलिक समूह। अगला हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह है, इसको हम लोग जानते हैं। एल्डिहाइड समूह का मतलब CHO। कहीं भी ऐसा लिखा रहेगा CHO, तो आपको जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि यह क्रियात्मक समूह है CHO। जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसका जैसे कहीं भी लड़का है CHO, जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व श्रृंखला कहा जाता है। जो लड़का एक साइड में रहता है उसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो कहीं भी इसी रूप में है
तो कहने का मतलब आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसमें द्वितीयक अलवरण आ गया। अब इसका संरचना क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर जो है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका संरचना है। इसके लिए द्वितीयक अलवरण का नाम लिखते हैं अल। अल अपने किताब में देखेंगे, जैसे अभी 11 किताब देखेंगे तो अल लिखा है और आपकी किताब में लिखा है एल। ध्यान रखिए, आपकी किताब में एल लिखा है तो आप एल भी लिख सकते हैं या अल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कीटोन समूह। कीटोन समूह की बात करते हैं। कीटोन समूह भी आपका द्वितीयक अलवरण होता है। इसके मतलब जो है CO लिखा जाता है। इसमें देखिए दोनों तरफ हाइफन होता है, मतलब ये दोनों तरफ आपका जुड़ेगा, ये दोनों तरफ। जैसे आपका CO हो गया ऐसे, इसका मतलब CH3 CH2, ऐसे इधर जुड़ेगा आपका CH2 CH3, ये इधर जुड़ेगा, दोनों तरफ इसमें रहेगा क्योंकि इसमें दोनों तरफ हाइफन है। इस बात में ध्यान रखेंगे। अब जो है इसका संरचना बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऐसे बना देंगे। इसके लिए जो है ओन लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, ओन लिखा जाता है। कहीं भी आया रहेगा तो मैं आपसे यही पूछूंगा, ये बताइए इसमें द्वितीयक अलवरण आया है कि नहीं, तो आपका जवाब यही होगा कहां से आया है। अब इसमें जो है इसके लिए क्या लिखेंगे, इस चीज को मैं पूछूंगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसके लिए ओन लिखते हैं द्वितीयक अलवरण का। आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह का होता है COOH। एक तरफ हाइफन लगा रहेगा, ये कहीं भी आएगा तो इसका संरचना सूत्र जो है कार्बन, यहाँ इधर एक तरफ हाइफन लगा देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका संरचना सूत्र है। इसको याद रखेंगे संरचना कैसे बनता है। और इसके लिए कहीं भी आया रहेगा तो इसके लिए ओइक अम्ल लिखते हैं, ध्यान रखिए, ओइक अम्ल जो है इसके लिए जो है द्वितीयक अलवरण का नाम लिखा था। इतना बात आप नोट करेंगे। हाँ देखिए, ये जो है क्रियात्मक समूह है आपके। इसके जो है आगे भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह, इसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे होता है अम्ल हैलाइड, या इसी को कहा जाता है एसिल हैलाइड। इसके आगे देखिए, ये सभी जो है क्रम में है, इसको क्रम में ही याद रखेंगे। जो है अम्ल हैलाइड या इसको कहते हैं एसिल हैलाइड, या इसी को कहा जाता है एसिल अम्ल हैलाइड, या इसी को कहा जाता है एसिल हैलाइड। इसका जो है प्रतीक क्या होता है, CO यक्स होता है। अब बात रही कि यक्स क्या चीज होता है, इसको जानेंगे हम लोग। यक्स जो है हैलोजन समूह होता है। हैलोजन समूह का मतलब, यक्स का मतलब हो जाता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है यक्स के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये हैलोजन है। जैसे ये CO यहाँ पे हो जाएगा Cl, ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे ये अम्ल हैलाइड है। अम्ल हैलाइड का संरचना बनाएंगे तो कार्बन, फिर सिंगल, इधर जो हाइफन रहता है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड जो है हैलोजन, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए द्वितीयक अलवरण का नाम क्या लिखते हैं, तो इसके लिए द्वितीयक अलवरण का नाम जो है आइल हैलाइड लिखा जाता है। आइल हैलाइड का मतलब जैसे हमारा Cl है, यहाँ पे लिखा रहेगा आइल, मतलब आइल मतलब मेथेन हो गया, फिर मेथेनाइल, फिर जैसे जो है क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, मतलब आइल हैलाइड। आइल हैलाइड का मतलब यहाँ पे Cl रहेगा तो लिखेंगे आइल क्लोराइड, Br रहेगा तो आइल ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आइल आयोडाइड, इसके लिए लिखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड। अब हम लोग बात करेंगे आगे अम्ल एमाइड। अम्ल एमाइड क्या है, गौर करेंगे हम लोग, CONH2,
C1H2 अम्ल एमाइड है, इसकी संरचना बनाएंगे हम लोग कार्बन हाइफन एक तरफ, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, या इसको NH2 भी लिख सकते हैं या इसका विस्तार भी कर देंगे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये जो है अम्ल एमाइड है, इसके लिए जो है अमाइड लिखा जाता है, अमाइड, ध्यान रखेंगे अमाइड रहता है। C1H2 के लिए अम्ल एमाइड है, इसके लिए जो द्वितीयक अलग के रूप में जो है अमाइड लिखा जाता है। इसको क्या करेंगे, ये दो चीजों को जो है आप लोग नोट करेंगे, नोट करिए। ध्यान देंगे, देखिए क्रियात्मक समूह में जो है दो तीन क्रियात्मक समूह अवयव है, उसको देखते हैं ध्यान से। अब जैसे जो है हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे साइएनो समूह का। साइएनो समूह, साइएनो समूह, साइएनो समूह क्या होता है समझिए। इसका प्रतीक होता है CN, CN। इसका संरचना होगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। साइएनो समूह इसके लिए जो है साइएनो समूह के लिए जो है नाइट्राइल जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा नाइट्राइल। साइएनो समूह के लिए जो है नाइट्राइल को जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं एमाइड समूह। साइएनो समूह के बाद जो है एमिनो समूह, एमिनो समूह। एमिनो समूह की बात करें तो NH2 होता है, इसका जो है विस्तार हो जाएगा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां भी आगे कर देंगे। एमिनो समूह इसके लिए जो है द्वितीयक अलग में जो है एमीन जोड़ा जाता है, एमीन। एक होता है आपका एल्काक्सी समूह, एल्काक्सी, एल्काक्सी समूह। एल्काक्सी समूह के लिए जो है लिखा जाता है इस एल्काक्सी समूह, या इसको हम लोग कर सकते हैं ईथर समूह, ईथर समूह, एल्काक्सी समूह या ईथर समूह। इसका संरचना भी वही होता है जो आपको दिख रहा है, और इसके लिए जो है ऑक्सी जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे ऑक्सी। ये था आपका क्रियात्मक समूह। तो इस बार किताब को जो है जनक के बारे में बता दिया गया, प्राथमिक लग्न के बारे में बता दिया गया, इसके बाद ये द्वितीयक लग्न के बारे में बता दिया गया। इसके बाद अब केवल जो है पूर्व लग्न के बारे में बताया जाएगा। जब ये चीज चारों हो जाएगा तो आपको जो है आईपीएससी लिखना सिखाया जाएगा कि आईपीएससी कैसे लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए ये चारों बात आपको आना चाहिए। अगर चारों बात आएगा तभी जो है आप अच्छे से लिख पाएंगे और जान पाएंगे आईपीएससी। इतने को जो है नोट कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिए अगले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे आईपीएससी लिखना। अभी आपको ये जो वीडियो बना है इसमें जो है आपका ये है कि जनक के बारे में बताया गया, प्राथमिक लग्न द्वितीयक लग्न के बारे में। अब जो है अगले वीडियो में आपको जो पूर्व लग्न के बारे में बताया जाएगा। पूर्व लग्न के बाद आपको जो है इन चारों को जानने के बाद इसके बाद जो है आपको आईपीएससी लिखना सिखाया जाएगा। तो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।